गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? चलो बढ़िया है। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 19। ठीक है ना। 18 लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो लेक्चर की लिंक दी गई है। ठीक है बच्चों। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा 18 वाला, उसमें मैंने डिस्कस किया था सीट और प्लेट के बारे में। ठीक है ना। तो सीट और प्लेट का डिफरेंस बताया कि क्या सीट होती है और किसे प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना। कंडक्टिंग प्लेट का और नॉन कंडक्टिंग सीट का। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद मैंने कंडक्टिंग प्लेट का और नॉन कंडक्टिंग सीट दोनों का ही डेरिवेशन कराया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि चार्ज किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लेटों पर, यदि सिस्टम में हो, एन सिस्टम हो, 2 का हो, 3 का हो। ठीक है बच्चों। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी प्लेट पर आप अर्थिंग कर दो तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसके क्वेश्चंस एडवांस लेवल से आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसलिए ध्यान से समझना, आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, केवल 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का होगा। ठीक है। और इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा आज का। ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल चालू कर देंगे, चैप्टर 2। ओके बच्चों। तो चालू करूँ फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है बच्चों। तो देखो मैं चालू करता हूं इसको। तो थोड़ा सा मैं समरी बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था वो आप समझिए एक बार, कि हमारे पास मान लो इस तरह से प्लेटें हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी कराया है मैंने, बस समरी बता रहा हूँ इसकी। ठीक है ना। फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा रिजल्ट बता दूं कि रिजल्ट बताए थे मैंने जो क्या थे। ठीक है। तो ये प्लेटें हैं, सरफेस एरिया सबका सेम है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमेशा मैंने कंडीशन बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि 3 ही प्लेट हो, n प्लेट का सिस्टम भी हो तो भी होगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये बोला था कि जो फेसिंग सरफेस होती है, जो फेसिंग सरफेस होती है, जैसे मान लो इस सरफेस पर, ठीक है ना, इस प्लेट की 2 सरफेस है, कहने का मतलब 2 सीटों से बन के बना होता है। तो इस वाली सरफेस पर या इस वाली सीट पर मान लो पॉजिटिव की Q चार्ज है, तो इसकी जो फेसिंग सरफेस है ये वाली दिख रही है आपको, तो इस पर जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा जितना इसके इधर वाले पर है। ठीक है ना। लेकिन साइन अपोजिट होगा, ये माइनस का Q होगा। हमेशा याद रख लेना ये रिजल्ट। और मैंने प्रूफ भी बताया था, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना। मैंने गॉसियन सरफेस बना के, क्यूबॉइड बना के एक्सप्लेन भी किया था कि इसलिए होता है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम से। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो फेसिंग सरफेस जैसे इस वाले पर और इस वाले पर हमेशा क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, क्योंकि हमें नेट चार्ज 0 करना पड़ता है यहाँ पे। वो क्यों करना पड़ता है वो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी रिजल्ट मैंने जो आपको बताया था, वो दूसरा रिजल्ट बताया था कि जो इसकी सिस्टम की जो आउटर सरफेस है, जैसे ये सिस्टम है तो सिस्टम का आउटर सरफेस कौन सा हुआ, एक तो ये वाला हुआ इधर वाला इस प्लेट का, और एक ये वाला हुआ। इन पर चार्ज हमेशा इक्वल बटेगा, ध्यान रख लेना। जैसे मान लो इसको 2Q चार्ज मिला इस वाली प्लेट को, इस वाली सीट को, ठीक है, तो इसको भी कितना मिलना है, 2Q मिलना है। ये ध्यान रखना। आउटर सरफेस कहने का मतलब यदि 2 प्लेट का सिस्टम है तो उनकी आउटर सरफेस पे देखो, 3 का है तो 3 के आउटर सरफेस पे देखो, 4 प्लेट का सिस्टम है तो 4 के आउटर सरफेस पे बात करो कि आउटर सरफेस पे हमेशा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना। इधर 2Q है तो इधर भी क्या रहेगा, 2Q रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? और उसके बाद मैंने एक रिजल्ट और बताया था, कितना रहेगा सेम, इसको भी मैं बता दूं एक बार। सो सेम जो रहेगा, मान लो आपने इसको दिया Q1 चार्ज, इसको दिया आपने Q2 और इसको दिया आपने Q3। ठीक है ना। तो क्या करना है, तीनों चार्जों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 कर दो। ठीक है ना। तो इतना इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आ रही बात समझ में? उसके बाद एक रिजल्ट और बताया था कि सिस्टम के बाहर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस प्लेट के कारण, ये 3 प्लेट है, 3 प्लेट के कारण आप बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस सिस्टम के बाहर, या फिर यहाँ बताओ। तो पता है किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, किस किस के कारण होगा? वो होगा एक तो फर्स्ट सरफेस के कारण और एक लास्ट सरफेस, कहने का मतलब आउटर सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसको लिख दो आप। अरे बात समझ में?
एक एक सरफेस का निकालने की जरूरत नहीं है कि इस सरफेस के कारण, इस चार्ज के कारण कितना होगा, इसके कारण कितना होगा, इसके कारण कितना होगा, फिर उनको ऐड कर रहे हो, वेक्टर सम कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना। तो मैंने बताया भी है लास्ट लेक्चर में, ये भी एक्सप्लेन किया है कि क्यों होता है, वो सारी कहानी मैंने समझाई। लेकिन अभी तो रिजल्ट बता रहा हूँ केवल समरी के तौर पर मैं, कि जो फर्स्ट और जो 6 ये सरफेस होती है, इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आ रही बात समझ में? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टोटल होगा इसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबका वही होगा, ठीक है। यदि बीच में बात करो, जैसे यहाँ बात कर लो बी पॉइंट पे, या यहाँ बात कर लो सी पॉइंट पे, आ रही बात समझ में? तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो सबका निकालने मत बेटा कि इस सरफेस का भी, इस सरफेस का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इस तरह से नहीं निकालना अब, ठीक है ना। किस तरह से निकालना है कि जो इसके फेसिंग सरफेस है, जैसे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, तो इन दोनों के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इस पॉइंट पर सबका नेट आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर निकालना है तो इसके कारण लिख दो और एक इसके कारण लिख दो, आ रही बात समझ में? तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये कुछ रिजल्ट्स बताए थे, तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है मैंने उसकी, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो आज के लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। इस तरह से मान लो आपके सामने 3 प्लेटों का सिस्टम दिया हुआ है बच्चों, जैसे ये सेकंड प्लेट और एक प्लेट अपनी लास्ट, ये है थर्ड प्लेट। अरे बात समझ में? 3 प्लेटें हैं, सेम सरफेस एरिया, ध्यान रखना ये थोड़ी डायग्राम में इस तरह से बनी है, बाकी सेम है, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दिया Q, इसको मैंने चार्ज दिया Q और इसको मैंने चार्ज दिया 2Q, ओके, ऐसे चार्ज दिया मैंने, ठीक है ना। और ये वाली जो प्लेट है इस पर एक की लगाई है और ये अर्थिंग का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना। अरे बात समझ में? तो अभी की चालू नहीं है, ऑन नहीं है, की ऑफ कर रखी है मैंने, ओपन है की, अभी क्लोज करेंगे इसको, ठीक है ना, अभी करेंगे लेकिन, ठीक है। तो आपको ये चीज तो पता है कि अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, अभी की ऑफ है, ध्यान रखना, की चालू नहीं है, तो ये तो आपको पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये तो आपको जान दो कि जो ये फर्स्ट सरफेस है और ये जो आउटर सरफेस है, कहने का मतलब फर्स्ट और 6 जो सरफेस है या फिर आउटर जो सरफेस है, वहां पर चार्ज क्या रहना है, सेम रहना है। कितना रहना है, इनको सबको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना, इतना रहेगा, ठीक है। और उसके कारण फिर आपस में हम निकाल लेंगे, आ रही बात समझ में? लेकिन हमें अभी ये काम नहीं करना, ये काम तो सिखा दिया मैंने लास्ट लेक्चर में। लेकिन अब क्या है, जैसे ही की ऑन करोगे, ठीक है ना, जैसे ही क्या करोगे आप, की ऑन करोगे, तो की ऑन करने के बाद में हमें क्या करना है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि किस तरह से चार्ज बटेगा। आ रही बात समझ में? क्या बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, एक चीज समझना, ये है अर्थिंग, ठीक है ना। वैसे में जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, कहने का मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना पोटेंशियल, वहां पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, अर्थिंग पूरी समझाऊंगा, वहीं का टॉपिक है मैंने ये, ठीक है ना। और फिर भी थोड़ा सा हिंट समझ लो आप यहाँ पे कि हमें करना क्या है, कि अर्थिंग करनी है। तो अर्थिंग करने का मतलब ये है कि इस प्लेट पर, जो ये वाली प्लेट है, ठीक है ना, इस पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। पोटेंशियल को V से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो क्या करना है, 0 करना है। समझना इस चीज को, ठीक है ना। वैसे तो ये पोटेंशियल का टॉपिक है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इसलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ इसको, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल क्या करना है, 0 करना है। अब बच्चों पोटेंशियल 0 कैसे करेंगे, क्योंकि प्लेट का कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला ऐसा प्लेट का होता हो पोटेंशियल का, उसको 0 कर दो, वहां से कोई वैल्यू निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल, डेफिनेशन पे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ यही काम करना है, पोटेंशियल की डेफिनेशन ही समझनी है। अब मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ जो काम चल जाए अपना। तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज आप लेके आओ और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, जैसे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, ये पॉइंट है V, तो इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज आप लेके आओ और इस B पॉइंट तक लेके आओ, और B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, आ रही बात समझ में, जो वर्क डन होता है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो चार्ज आप ला रहे हो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 0 रहनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो इस चीज पे मत जाओ आप, ठीक है ना।
तो जो वर्क डन होता है वही क्या लेता है, पोटेंशियल। ये ध्यान रखना आप तो बस, ठीक है ना। ये डेल का ये काइनेटिक एनर्जी वाइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हम देखेंगे बाद में, ठीक है, इसमें मत जाओ। केवल जो वर्क डन होता है यहां से किसी चार्ज को यहां तक लाने में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस? तो ये है पोटेंशियल। और वर्क डन मतलब पोटेंशियल जीरो करना है, इसका मतलब वर्क डन जीरो करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्या करना है, वर्क डन जीरो करना है। और वर्क डन जीरो जब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। क्योंकि देखो अपन जब किसी चार्ज को यहां से लेके और यहां तक लेके आते हैं तो यहां से लेके और यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, जो कार्य किया गया है, आ रही बात समझ में, जो कार्य किया गया है, तो उस केस में बात कर रहा हूं जब कार्य किया गया है, वर्क जो किया गया है, तो वो वर्क ही पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां पर आप वर्क डन करोगे तो वर्क डन तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है ना। वर्क डन किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तभी तो वर्क डन करोगे, ठीक है। नहीं तो चार्ज को अपने आप छोड़ दो, यदि कोई फोर्स ही नहीं होगा तो वो अपने आप ही वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब हो सकता है जब इस पर चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आगे बात समझ में? तो इस पर, इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीट पर, सॉरी, इस वाली सीट पर, इधर वाले सरफेस पर, आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको डीपली तरह से आगे समझ में आएगा, पोटेंशियल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अभी मैं थोड़ा हिंट के लिए समझा रहा हूं बस इस चीज को, ठीक है। तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, इसलिए इस पर चार्ज जीरो हो जाएगा। और ये चीज आप जानते हो कि आउटर सरफेस पर चार्ज सेम रहता है, तो इस पर जीरो, तो इस पर भी कितना रहना है, जीरो रहना है। आ रही है बात समझ में? आउटर सरफेस पर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां जीरो तो यहां भी जीरो करना। अब बाकी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो अपने आप, करते हैं। चलो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसको क्यू दिया था, इस पर जीरो, तो टोटल इस पर क्यू आना है पूरा का पूरा, पॉजिटिव क्यू। आर यू गेटिंग दिस? और इस पर पॉजिटिव क्यू है तो इस पर माइनस क्यू आना है, क्योंकि फेसिंग सरफेस है, ठीक है ना। तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। और इसको क्यू दिया था और इस पर माइनस क्यू आया, ठीक है ना। उसको क्यू दिया था और इस पर माइनस क्यू आया, तो इस पर कितना बचा, इस पर कितना बचा, 2q बचा कि नहीं बचा? आ रही बात समझ में? 2q बचा, q इसको दिया, माइनस q इधर गया, तो इधर इस पे कितना बचा, 2q। अब देखो 2q प्लस माइनस q करो आप, ठीक है ना, कितना आएगा, q आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और ये इस पर 2q तो इस पर माइनस के 2q, इस पर 2q तो इस पर माइनस के 2q, ठीक है ना, क्योंकि फेसिंग सरफेस है, चार्ज सेम रहना है। अब बात सोचने वाली ये आती है कि सर हमने तो इसको 2q चार्ज दिया था, लेकिन ये माइनस 2q, बाकी का चार्ज कहाँ गया, इस पर तो माइनस 2q हो गया, इधर जीरो हो गया, तो यहाँ तो सिस्टम सेट बैठा ही नहीं। यहाँ बैठ गया, चलो यहाँ बैठ गया, यहाँ क्यों नहीं बैठा? तो बच्चों एक ध्यान रखना कि हमने अर्थिंग की है, तो अर्थिंग की है तो कुछ चार्ज इसमें से क्रॉस होगा कि नहीं होगा, वायर में से, ठीक है ना। इस वायर में से चार्ज पास होगा, ठीक है ना, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत अच्छा बन भी सकता है कि इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, फाइंड करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इस वायर में से कितना चार्ज बाहर निकला है, फ्लो हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ मिला कितना, माइनस 2q, कितना दिया था, 2q दिया था, माइनस मान लो y चार्ज इसमें से फ्लो हो गया, और कितना बचा टोटल हमने देखा तो माइनस 2q दिया था, और y मान लो इसमें से फ्लो हो गया, और बचा कितना इस पर, माइनस 2q। तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये इधर गया तो ये 4q आएगी पॉजिटिव के। तो इतना चार्ज इसमें से फ्लो हुआ है, ठीक है ना। और ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, नहीं तो इसमें करंट के क्वेश्चन भी बना सकते हैं अपन, बनाना चाहे तो आगे चल के, ठीक है ना, वो आगे सोचेंगे करंट पढ़ेंगे जब, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज y इक्वल टू 4q। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया ये चीज। तो हमेशा जहां पर, और एक चीज ध्यान रखना, इसी प्लेट पर बात मत करना, ये कहानी इसी प्लेट पर नहीं है, इस प्लेट को भी आप अर्थिंग कर देते हो, मान लो इस तरह से, ठीक है ना। तो इस प्लेट को भी जैसे अर्थिंग करोगे तो कहानी सेम चलेगी उसी जैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो बाहर, इस प्लेट को कर लो, n प्लेटों का सिस्टम हो, किसी प्लेट को भी अर्थिंग कर रखा है तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो बाहर बस,
ध्यान रखना ये कंसेप्ट, अर्थिंग के कंसेप्ट में क्यों करना है वो मैं आपको पूरा कहानी समझा चुका हूं, और पोटेंशियल पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पोटेंशियल जीरो करना, पोटेंशियल जीरो कैसे करेंगे, जब वर्क डन जीरो होगा, और वर्क डन जीरो कैसे होगा, जब ई जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तभी तो वर्क डन जीरो होगा, और तभी कहानी ये बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, जब एक मैंने ये कहानी आपको समझाई लास्ट लेक्चर में कि यदि आउटर सरफेस के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो फर्स्ट सरफेस और सिक्स सरफेस, कहने का मतलब जो आउटर सरफेस है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो आप, ये बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब देखो जीरो जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। आ रही बात समझ में, तो इसलिए इस तरह से करना है, ठीक है। आगे की बात समझ, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक एक बार नोट कर लो। कर दो बच्चों रफ इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब एक स्पेयर का बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे अपने पास कोई एक कंसेंट्रिक स्पेयर है, 1 2 और 3, क्लियर है सबको। ये इसका सेंटर है, मान लो इसकी रेडियस है अपनी r, इसकी रेडियस है यहाँ पे 2r, और इसकी रेडियस है अपनी 3r, ओके। अब हमने क्या किया है कि तीनों स्पेयर्स को, होलो स्पेयर्स हैं, इसको भी चार्ज q दिया पॉजिटिव के, और इसको भी चार्ज हमने q दिया पॉजिटिव के, और इसको भी चार्ज हमने q दिया पॉजिटिव के। आ गई बात समझ में, q चार्ज दिया है तीनों को, ठीक है। तो वही है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ध्यान रखना इनकी थिकनेस है बच्चों, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, तो ये थिकनेस है इनकी थोड़ी थोड़ी जो दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये थिकनेस है, समझना इस चीज़ को। मैं बना देता हूँ इसको भी, ठीक है ना। ये बच्चों थिकनेस है ये वाली, ठीक है ना, ये थिकनेस है इसकी, तीनों में ऐसे, इसमें भी है सेम ऐसे ही, इसमें भी क्या है थिकनेस। एक बात बताओ, कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग मटेरियल तो भरा होगा ना इसमें, ऐसे ही सेम इसमें, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो मैं इसको एक तरह से बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे इस तरह से। ये तो अपना पहला स्पेयर हुआ, ठीक है ना, इसकी भी थिकनेस है, ठीक है। ये अपना दूसरा स्पेयर हुआ, और ऐसे ही तीसरा स्पेयर ये रहा, क्लियर है सबको। चलो ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया है ना। आगे बात समझ में, ये स्पेयर एक तरह से, तो हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। ये थिकनेस है इसकी, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना बस तुम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसमें सब में है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका, तो किस तरह से करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल कंसेप्ट है जो अभी तक सीखा है आपने, वही है बस, क्यू चार्ज दिया है आपने, ठीक है ना। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि इसके कंडक्टर के बीचों बीच से मैं एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, जो एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, एक स्फीयर ही मैं गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ इसके बीचों बीच से। देखो ये इस तरह से बीचों बीच से मैं इसके एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका हर पॉइंट जो आपने गॉसियन सरफेस माना है, इसका हर पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस कंडक्टर के अंदर आ रहा है। और आपको ये चीज़ पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। तो हर पॉइंट पर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए जो आपने गॉसियन सरफेस माना है उसके अंदर चार्ज भी तो जीरो होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप ई जीरो कर रहे हो, हर पॉइंट पर ई जीरो करना है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट मैंने जो माना है वो कंडक्टर के अंदर से एक स्फीयर बनाते हुए माना है, ठीक है। तो ई जीरो करना तो क्यू इनसाइड जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ई जीरो होगा, नहीं तो होगा कैसे। और क्यू इनसाइड जीरो करने के लिए आपको जो आप ये मानोगे ना गॉसियन सरफेस, इसके अंदर क्या चाहिए, नेट चार्ज जीरो चाहिए। तो नेट चार्ज जीरो के लिए अब ये जो इनर सरफेस आ रही है इसकी, देखो इसकी इनर सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना रहेगा, इस पर जीरो रहेगा। पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है, देखो ये इनर सरफेस इसकी, ये पूरी इनर जो आ रही है पूरे अंदर आ रही है ना। और लेकिन हमने इसको चार्ज कितना दिया था,
क्यू दिया था, देखो चार्ज क्यू दिया था ना इसको, अंदर वाले स्फीयर को, तो इनर वाले सरफेस पर चार्ज हो गया 0, तो बाहर वाले पे गया पूरा क्यू, तो इस बाहर वाले पर कितना गया, क्यू गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। दूसरी कहानी आपको पता है कि जो फेसिंग सरफेस होती है वहां पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है और साइन अपोजिट हो जाते हैं। फिर भी आप देखो कि मैं अब चलो इसको गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, दूसरे कंडक्टर के बीच में से निकालता हूँ, ठीक है ना, वही कहानी देखते। तो कंडक्टर के बीच में से निकालते हुए कंडक्टर मटेरियल में से मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, एक और स्फीयर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर इस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है कि नहीं होना, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है अंदर, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए हमें सिग्मा क्यू इन 0 चाहिए। सिग्मा क्यू इन 0 कैसे आएगा, मान लो इसको पूरे को घुमा दो, तो नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, तो नेट चार्ज इस सरफेस पर है कितना, क्यू। तो इस सरफेस पर ये वाली जो इनर सरफेस आ रही है कि नहीं आ रही, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाली इनर सरफेस है ना, तो इस पर चार्ज कितना चाहिएगा, माइनस क्यू चाहिएगा। जब तो क्यू और माइनस क्यू 0 होंगे तो इस गॉसियन सरफेस जो आपने दूसरी बनाई है इसमें से क्रॉस करते हुए इसके अंदर, तभी तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब ये माइनस क्यू होगा। और ये तो मैंने आपको बताया भी है कि रिजल्ट क्या याद रखना है इसका, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो फेसिंग सरफेस होती है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब इस पर माइनस क्यू हमने टोटल कितना दिया था, इसको क्यू दिया था, इसको भी जो सेकंड स्फीयर था इसको भी क्यू दिया था, तो इसके बाहर वाले पर कितना जाएगा, इस पर माइनस क्यू गया, तो उस पर कितना जाना चाहिए, 2Q जाना चाहिए, तो इस पर कितना गया, 2Q गया। और वही फेसिंग सरफेस है तो ये 2Q, तो इस पर कितना होगा, माइनस के 2Q, ठीक है। और इसको कितना दिया था तुमने, इसको तीसरे वाले को भी Q दिया था, इस पर माइनस 2Q, तो ऊपर कितना जाएगा, सोचो कितना जाएगा, माइनस के 3Q, तो माइनस के 3Q। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर है। अब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से निकलेगा, कहीं भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और अभी क्या पता इन प्लेटों को अर्थिंग कर दे, ठीक है ना, अर्थिंग कर देगा तो इसका मतलब जो बाहर है ना, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देना है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो बाहर वाली सरफेस पर जो चार्ज रहेगा वो 0 हो जाएगा, वो 0 के बाद में आप पूरी कैलकुलेशन कर देना बाकी की। आ रही बात समझ में। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, किसी भी प्लेट को अर्थिंग कर सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया, कर लिया, ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है अपना, कि इस तरह से मान लो एक स्फीयर है, ये स्फीयर, ठीक है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और ये केविटी बाहर निकालिए, केविटी है, ठीक है ना, स्फीयर था एक पूरा, उस स्फीयर में से इतनी केविटी बाहर निकाल ली, ठीक है। तो ये अंदर खोखला है, यहाँ से होलो बोल सकते हैं इसको, इसकी रेडियस ए है, सॉरी इसकी रेडियस ए है, और इस बाहर वाले की रेडियस कितनी है, v है, ठीक है। और इसके जो सेंटर है इस पर चार्ज रखा हुआ है q, इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है q, और इस स्फीयर को बाहर से हम चार्ज दे रहे हैं q, ठीक है। तो वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आ रही बात समझ में। बाहर से कितना चार्ज दे रहे हैं, q दे रहे हैं, स्मॉल q दे रहे हैं, और इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना आपने वो, ठीक है। चलो तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही पुराना वाला कंसेप्ट लगाओ, ठीक है। कि मैं मान लेता हूं कि सेंटर पर चार्ज Q है, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस बनाओ इसको क्रॉस करते हुए, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है कि नहीं है पूरा अंदर, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ध्यान रखना। एक कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर से एक केविटी बाहर निकाल ली, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से गॉसियन सरफेस बनाया, तो ये पता है आपको कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना पड़ेगा। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए देखो इस फॉर्मूले से E डॉट डी ए
इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो क्यू इनसाइड को जीरो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। और क्यू इनसाइड जीरो कैसे करोगे, इसके अंदर कितना है क्यू, इस पूरे जो गॉसियन सरफेस माना कितना क्यू है इसके अंदर, चार्ज कितना है कहने का मतलब। तो एक तो सेंटर पे क्यू, अब जीरो कैसे होए, जीरो जब हो कि इसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आए। इसकी इनर सरफेस पर यदि माइनस क्यू चार्ज आता है तो अब कह सकते हैं कि क्यू इनसाइड इसमें कितना है, जीरो। देखो क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर, तो ऑटोमेटिक चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ माइनस क्यू है, समझना है चीज, यहाँ माइनस क्यू है और इसको कितना चार्ज दिया आपने, क्यू दिया है। ठीक है ना, तो इस पर कितना रहेगा, सोचो कितना आएगा इस पे, क्यू प्लस क्यू। इसको क्यू दिया तो इस पर कितना आया, क्यू प्लस क्यू आया, और इस पर कितना गया, माइनस क्यू गया। अब दोनों को ऐड करो आप तो कितना बच गया, क्यू बच गया। देखो क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू से माइनस क्यू बचा तो कितना बचा, क्यू बचा। इतना चार्ज दिया था और इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से इस पर माइनस क्यू क्यों आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। गॉसियन सरफेस बना लिया करो इस तरह से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। कर लिया बच्चों, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता तो रहा हूँ इसको अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ केवल, सॉल्यूशन ये मैं बाद में कराऊंगा इसका। ठीक है ना, क्यों कराऊंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। आयरोडोप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अपने पास एक स्पेयर है इस तरह से और एक इस तरह से मान लो दूसरा स्पेयर। ठीक है, इस तरह से इसकी इनर रेडियस ए है और इस तरह से इनर आउटर रेडियस इसकी बी है, और वो ये ध्यान रखना है केवीटी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह से एक स्पेयर था अपने पास, ये कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है ना, कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है मान लो क्यू, इस क्यू चार्ज को आपको इसके सेंटर तक लाना है। ठीक है ना, इस क्यू चार्ज को आपको इसके सेंटर तक लाना है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन फाइंड करना है किसका, इस चार्ज क्यू को इसको सेंटर तक लाने के लिए। ठीक है ना, अब वो क्वेश्चन पोटेंशियल में होगा। इसमें देखो बच्चों सेल्फ एनर्जी लिखनी पड़ेगी और सेल्फ एनर्जी के साथ साथ फिर म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है ना, तो सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी दोनों चीज देख के हम फिर क्वेश्चन को करेंगे। इनिशियली पोटेंशियल लिखेंगे और फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे और फिर वर्क डन निकलेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा इसमें। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, जब पोटेंशियल पढ़ लो उसके बाद ये क्वेश्चन करना आप। ठीक है, किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, क्लियर है ना। तो बच्चों अब समझना मेरी एक छोटी सी बात कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम हो गया, चार्ज पार्ज की प्रॉपर्टी सारी चीजें हो गई, कूलम्स लॉ गॉस लॉ सब पढ़ा दिए मैंने। ठीक है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंसेप्ट बचता है, ध्यान रखना, एक कंसेप्ट छोड़ा है बस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही है बात समझ में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का वर्क डन यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसका टॉर्क निकालना और उसके इक्वेटोरियल और एक्सिस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये भी फाइंड करना। केवल इलेक्ट्रिक डाइपोल छोड़ा है मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये मैंने क्यों छोड़े हैं, क्योंकि जब मैं पोटेंशियल पढ़ा दूंगा तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम क्वेश्चन बनते, पोटेंशियल के भी बनते। ठीक है ना, तो एक संग में इलेक्ट्रिक डाइपोल और कंडक्टर, एक कंडक्टर भी रह रहा है इसका, तो कंडक्टर में प्रॉपर्टी जो आएंगी वो पोटेंशियल की भी आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आएंगी। तो एक कंबाइंड है। अब मैं आधा यहाँ पढ़ा देता आधा वहाँ पढ़ा देता, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मजे से पढ़ेंगे लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट में। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में इसके बाद अब स्टार्ट करूंगा कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 10-15 लेक्चर उसके बनेंगे कम से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और उसके बाद में मैं थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा वो रहेगा अपना कंडक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके मैं 5, 6, 7 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा उसको। ठीक है ना, डाइपोल और कंडक्टर मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, और तब जाके हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा। अरे बात समझ में, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बच्चों, तो किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में पूरे इन्फॉर्मेशन है फेसबुक पेज की,
या फिर व्हाट्सएप लिंक भी दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा, सारी चीज़ें दे रखी है मैं आपसे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ाई करती रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।